Okay, hello everyone. This is JK sir. So I hope this is my first video on the YouTube, and I'm just going to start the series for the class 12th student. सो ये जो सीरीज़ होने वाली है फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट, और ये बहुत ही बढ़िया सीरीज़ होने वाली है फॉर द स्टूडेंट विच आर प्रिपेयरिंग फॉर द for the board examination. The main purpose is board examination. After that, the content is very good for the NEET aspirant as well as JEE. So that is the very important series for all the kind of students which are preparing for the NEET, IIT, and for the board examination purpose. So the main purpose of this series is the mostly I'm just seeing over here in the यूट्यूब, तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट लाइक दिस, या तो वो बहुत हायर लेवल का कंटेंट है जिसकी वजह से हमारे जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, लाइक जो मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं, वो अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते उन सिलेबस को, और या फिर जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है बहुत ही बेसिक लेवल का है, जिससे कि ना तो बोर्ड में एग्जामिनेशन में मार्क्स बन पाते हैं, ना ही आपका किसी नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ना ही आप जेई वगैरह के लिए कंटेंट आपको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो द मेन कंसेप्ट टू बी मेकिंग अ वीडियो ओवर हियर इज सो ऑल द स्टूडेंट विच आर बेसिक लेवल एंड द मॉडरेट लेवल और एंड द एडवांस लेवल एज वेल. मतलब मेरी जो ये सीरीज़ होने वाली है वो हर एक टाइप के स्टूडेंट को एस्पेक्ट में रखने के लिए होने वाली है. सो मोस्टली मैं सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग से सीरीज़ को देखें, पूरी की पूरी क्लास 12th में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा बिफोर द नवंबर एंड दिसंबर. क्लियर है, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और हर एक चैप्टर की जो है मैं वन शॉट जैसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कलेक्ट कराऊंगा, और उसमें क्या होगा इस सीरीज़ के अंदर जस्ट लाइक मैं वन शॉट ही बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड आईआईटी एग्जामिनेशन. सो वन शॉट डेरिवेशन का भी होगा, वन शॉट फॉर्मूलों का भी बनाऊंगा मैं हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग. और मेरा ये सीरीज जो होगा लाइक एक डेरिवेशन के बेसिस पर हो जाएगा, वन शॉट एक फॉर्मूले के बेसिस पर हो जाएगा, न्यूमेरिकल के बेसिस पर हो जाएगा, PYQs के बेसिस पर होगा, ये पर चैप्टर मिल जाएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट. तो मेरा ये मानना है बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 12th करके आ जाते हैं, लाइक 11 करके 12th में आते हैं, तो वो अपना 11th बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है. जस्ट लाइक जो स्टार्ट करते हैं पर उनका 11th में जब वो कोई भी टीचर 12th पढ़ाने जाता है, तो वो कुछ क्लास 11th की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है विच वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 12th फिजिक्स, दैट इज आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सो दैट इज अ बेसिक मैथ्स. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द बेसिक मैथ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ये आप ये मान लो, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, लाइक जो मैंने यहाँ पे शो करी है आपको, जस्ट लाइक ये बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, वेक्टर नहीं आता, तो आप कभी फिजिक्स समझ ही नहीं सकते. लाइक चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 11th में हो, तो पहला जो कंसेप्ट रहेगा मेरे बच्चों, वो मेरा जो मेन कंसेप्ट है वो इन टॉपिकों को कवर कराना. लाइक मेरे को ये आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए. बिल्कुल, डिफरेंशिएशन अगर मेरे को नहीं आता है तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आप सभी को आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको वेक्टर के कंसेप्ट आना चाहिए. तो ये तीनों कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. जब तक आपको ये तीन के तीन कंसेप्ट नहीं आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे. सो मेरा मेन कंसेप्ट यहाँ पर आप सभी से ये है, बार बार दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन तीनों कंसेप्टों को अच्छे से तैयार कर लें. तो पहला कंसेप्ट होगा मेरा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड. तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट. क्लियर? सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो मैंने यहाँ से डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट उठाया, लाइक दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होने वाला है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, ये देखें. तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में अगर आप देखें तो हमारा जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर आता है, ये सारी बातें हम डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ पे जानेंगे. क्लियर है बच्चा? सो देखें क्या होता है डिफरेंशिएशन. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन. तो ये डिफरेंशिएशन का जो टर्म है बच्चा, ये एक ऐसा टर्म है जो ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो तब यूज़ करी जाती है जब हमें बिगर वैल्यू पता हो और स्मॉलर वैल्यू पता करनी हो. समझ आ रही? मतलब मोस्टली वेन एवर वी हैव यूज अ डिफरेंशिएशन टर्म फॉर द स्मॉलर वन. लाइक अगर आपको बड़ी वैल्यू पता है, लाइक यू सेड के सर मुझे यहाँ से लेके दिल्ली तक के जाने का टाइम पता है कि जब मैं यहाँ से अपनी कार को स्टार्ट करता हूँ दिल्ली जाने के लिए मुझे को 1 घंटा लगता है, और मैं आपसे पूछने लगूँगा कि आप ये बताइए जब आप अपने घर से उठ के अपने मार्केट तक जाते हैं तो कितना टाइम लगता है. तो वहाँ पर आपको एक बड़ी वैल्यू का टाइम पता है, लाइक यू नो द बिगर वैल्यू, यू नो द बिगर वैल्यू बट यू डोंट नो द स्मॉलर वन. तो वेन एवर यू नो द बिगर वन वैल्यू और वांट टू नो द स्मॉलर वन, देन यू हैव टू यूज द डिफरेंशिएशन टर्म. तो ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पर आप डिफरेंशिएशन यूज़ करते हो. तो डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन इस टर्मिनोलॉजी इज यूज व्हेनेवर यू वांट टू बी नो द स्मॉलर वन वैल्यू। क्लियर है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया क्या यूज़ होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप ये बात ध्यान रखें क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो भाई तब यूज़ करा जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जब आपको छोटी वैल्यू पता हो, चाहे छोटी वैल्यू टाइम की हो, डिस्टेंस की हो, टाइम की हो, वन डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू बी कैलकुलेट ओवर देयर। क्लियर है, सो बट आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको आने चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन का सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए। जैसे सिंबल हमारा डिफरेंशिएशन का होता है dy/d, ठीक है, ये सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन का सिंबल पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है दैट इज dy/d। क्लियर है, दिस इज द सिंबल, आई होप आपको सभी को पता होना चाहिए। तो ये तो सिंबल हो गया। अब यहाँ पर आप सभी बच्चे देखते हैं कि नीचे वाले डी के साथ में कोई ना कोई टर्म लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि मान लो हमने नीचे वाला कोई टर्म लिख दिया dy/d, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे ये जो dy/d है दैट इज द सिंबल, ये जो है आपका सिंबल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। और ये वाला जो x आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाले डी के साथ में, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि नीचे वाले डी के साथ में जो भी टर्म अगर रखा हुआ है, जस्ट लाइक नीचे वाले डी के साथ में आपके साथ में जो डिनोमिनेटर में डी दिखाई दे रहा है, इस डी के साथ में आपके साथ में जो भी टर्म लिखा हुआ हो, आप उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यू आर राइट नाउ यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आप एक्स वाले टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिख रखा है d/da, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि आई एम डूइंग अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मेरा रिस्पेक्ट शो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये किसको शो करता है, ये रिस्पेक्ट शो करता है। तो ये आप अपने माइंड में डाल लीजिए आज ही कि आप डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है dy/d, कहीं पे भी अगर आपको dy/d दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। और नीचे वाले डी के साथ में जो भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है लाइक वो आपके रिस्पेक्ट को शो कर रहा है उस टाइम पे। यो सो समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को कि नीचे वाला डी क्या शो करता है। अब आपको इतना पता लग गया, जिस लाइक अगर मैंने कहीं पर लिखा d/dw, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई आई एम जस्ट डूइंग अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू w, ठीक है। आई होप इतनी बेसिक चीज़ आपको पता लग गई होगी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस चीज़ से इसको डिनोट करते हैं और क्या इसका रिस्पेक्ट शो करता है। कि हम जिस लाइक अगर मैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस लाइक अगर मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ तो मेरे बहुत सारी चीज़ें खर्च हो रही है, वहाँ पे टाइम भी खर्च हो रहा है, मेरे डिस्टेंस भी, पेट्रोल भी, लाइक एक्सपेंडिचर और बहुत सारी थिंग, लाइक ऑल द थिंग, लाइक एनर्जी, वॉक, बहुत सारी चीज़ें। पर बात यह है कि आप किस चीज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, देन यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लाइक अगर आपने डिस्टेंस को एक्स मान रखा तो आप डी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, लाइक कितना टाइम लगा हो, मैं छोटी डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा रहा हूँ, देन यू हैव टू डूइंग अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाइक दिस। तो वहाँ पर आप d/d साथ में आप टी यूज़ कर लेंगे। समझ आ गई बात? आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर यू। सो बच्चा लोग ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे कभी भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ये वाला टर्मिनोलॉजी, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि किस टाइप से हमें यूज़ करनी है सारी की सारी बातें, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, लाइक सबसे पहली बात अगर हम देखें तो कभी भी हम जब करते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह तो ये चीज़ें हमें टर्मिनोलॉजी वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। आगे का कंसेप्ट देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पर अब इसके बाद साथ में क्या होता है, हमें कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए जो डिफरेंशिएशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? क्या रूल्स होंगे देखते हैं, आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर रखें। तो रूल्स आपको कुछ यूज़ करने हैं यहाँ पे, तो क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन, जो बेसिक रूल जो फिजिक्स में यूज़ होंगे। मैं ऐसा नहीं कि जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं जो मैथ लेके लिया है, जिन बच्चों ने PCM ले रखा है, नॉन मेडिकल जिनके पास है, तो वो तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन के रूल आई होप उनको याद होंगे। बट जो मेरे बच्चे बायोलॉजी ले रखे होते हैं तो उनको इतना फिजिक्स निकालने के लिए इतने सारे रूल्स की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द रूल विच आर यूज एंड एप्लीकेबल इन द क्लास 12th फिजिक्स एंड 11th फिजिक्स आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू टुडे, क्लियर है? आई होप पहला रूल जो होता है बच्चे जो आपको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। तो फर्स्ट रूल जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ d/dx, जिससे लाइक अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर आ गया x की पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है, आई होप यहाँ पर आपको ये पावर दिखाई दे रही है, तो ये जो पावर होती है जब भी हम डिफरेंस, देखो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे d/d ये बताना आ रहा है कि ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे d/d का काम क्या है? यहाँ पे d/d जस्ट टेलिंग यू कि यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टर्म, ये जो आपका एक्स पावर एन है, इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी बाई डी ये बताना आ रहा है, और ये डी के साथ में जो एक्स टर्म है ये बताना आ रहा है कि आप डिफरेंशिएशन तो कर रहे हो पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। समझ आ रही बात। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब डी अपॉन डी एक्स है तो ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है दैट पावर कम इन टू द मल्टीप्लीकेशन एंड दैट इज रिड्यूस बाय 1। ये आगे क्या होगा, ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है इस पावर में से एक वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। समझ आ रही बात। जस्ट लाइक मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ सिमिलरली इसके सामने, तो मैं अगर इसका एग्जांपल लेऊँ तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपकी पावर है दैट कम इनटू द मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, लाइक 3 ऐसा आ गया, और इसकी पावर में से एक कम करूंगा, जैसे 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। लाइक अगर मैं x के प्लेस पे कुछ और चेंज कर देता हूँ, जैसे डी अपॉन डी टी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, डी अपॉन डी टी लिखा और डी टी के साथ में मैंने यहाँ पे डी अपॉन डी टी आपका लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया मैंने t की पावर 4। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो पावर है मल्टीप्लाई में आएगी, दैट इज लाइक दिस 4, और इसमें से जब मैं एक रिड्यूस करूँगा दैट इज कम लाइक दिस 4t की पावर 3। क्लियर है। सो इस टाइप से हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, जस्ट लाइक मैंने जो रूल बताया, ये आपको रूल, फर्स्ट रूल आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट रूल है आपका डी अपॉन डी एक्स, और नोट कर लीजिए इसको डिफरेंशिएशन के लिए, दैट इज फर्स्ट रूल, दैट इज एक्स पावर एन, एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और एक्स पावर एन माइनस 1। देखो जब भी आप यूज़ करें, जब भी आप कर रहे हैं इस केस को, तो आपको माइंड में एक बात ज़रूर रहनी चाहिए कि आप जब कर रहे हैं तो आप अपने पास में नोटबुक वगैरह नोट लेके ज़रूर बैठें। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए हैं बस और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ आ रही बात। सो आपके पास में नोटबुक अपना होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रही बात। ये नोटबुक अगर बुक आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते, समझ आ रही बात। तो ये आपके पास में होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। ओके, देखें आगे कंसेप्ट क्या आता है, सेकेंड रूल्स क्या आता है जो हमें पता होना चाहिए। तो पहला रूल जो मैंने आपको बताया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एवरी काइंड ऑफ थिंग, लाइक जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आगे का केस देखते हैं, ठीक है। सेकेंड केस जो हो जाता है मेरे बच्चों, सेकेंड जो रूल्स है वो क्या है, डी अपॉन अगर आप कर रहे हैं, जैसे डी अपॉन डी टी कर रहे हैं और यहाँ पे टी वाला कोई टर्म नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए एक्स लिख दिया। देखो लाइक वहाँ पे देखो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी क्या बताना आ रहा है, डी अपॉन डी बता रहा है डिफरेंशिएशन कर रहा है, टी क्या बता रहा है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है। यहाँ पे एक्स क्या बता रहा था, ऊपर वाले फर्स्ट वाले रूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा था, एक्स कि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एक्स वाला टर्म वहाँ पे था एक्स पावर एन, पर यहाँ पे अगर आप देखें डी अपॉन डी टी और ए एक्स है यहाँ पे, तो अब आपको क्या लग रहा है कि टी वाला कोई भी टर्म नहीं है। यहाँ पे टी वाला जब कोई टर्म नहीं है तो जब कोई डिफरेंशिएशन का ये कंसेप्ट याद रखना है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहा है, अगर वाला टर्म नहीं है वहाँ पे, ओनली ए एक्स, यहाँ पे टाइम का टर्म ही नहीं है, तो आपका होगा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। समझ आ रही बात। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जब भी आप यूज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे इस कॉर्नर में जितने भी एग्जांपल होंगे साथ साथ में लेके चलेंगे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कोई रूल ले लिया, डी अपॉन डी एक्स ही ले लिया, चलो मान लो, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 80। तो अब आप ये बताइए एक्स वाला कोई टर्म है क्या, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है। जब एक्स वाला कोई टर्म नहीं है मेरे बच्चे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। आगे तक याद रखना, जिस भी टर्म अगर आप जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर वो टर्म नहीं है वहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्लियर है। तीसरा रूल जो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों वो क्या है, ठीक है, तीसरा रूल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रूल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ठीक है। तीसरा रूल क्या होने वाला, तो तीसरा रूल ये है कि कहीं पे डी अपॉन डी थीटा लिखा हुआ है, समझ आ रही बात, और साइन थीटा यहाँ पे आ गया, तो डी अपॉन डी थीटा है और साइन थीटा यहाँ पे आ गया, तो इसका क्या होगा, साइन थीटा का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है मेरे बच्चा कोस थीटा, ठीक है, समझ आ रही बात। चौथा रूल जो हमें पता होना चाहिए, फोर्थ रूल क्या है, तो डी अपॉन डी थीटा कहीं पे आ रहा है और कहीं पे आ गया बेटा कोस थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है मेरे बच्चा आपका माइनस का साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये 4 रूल हो गए। इसके बाद में कुछ और रूल से आते हैं, जैसे कि 5th रूल मैं आपको बता रहा हूँ अभी और क्या है, तो ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो 5th रूल में अगर आप देखेंगे 5 रूल, जो 5th रूल आता है हमारा वो क्या है, तो डी अपॉन डी थीटा अगर आप लगा रहे हैं मेरे बच्चे, और कहीं पर क्या आ गया आपका टेन थीटा आ गया, क्या आ गया मेरे बच्चा, टेन थीटा आ गया, तो टेन थीटा का होता है मेरे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। आपने साइन थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, बट आई होप आपको अभी अब भूल गए हों आप, बट आप दोबारा से याद रखिएगा, टेन थीटा कहीं पे डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा आ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, बस उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर देना सारा। मैं दोबारा से एक एग्जांपल लेके कर दूंगा। अगर यहाँ पे अगर मैं 6th रूल की बात करूँ यहाँ पे, तो वो क्या यूज़ करना है आपको, डी अपॉन डी थीटा और कहीं पर आ गया मेरे बच्चों आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज टेन थीटा,
इंटू सेक थीटा, ठीक है। दैट इज़ अ रूल नंबर 6। तो ये 6 रूल आपको कम से कम पता होने चाहिए। अगर आपको ये 6 रूल पता है डिफरेंशिएशन के, तो आप, मैं ये मानता हूँ, आप फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आप ना कर पाओ। इवन क्यों मैं आप बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्यों नेसेसरी है आपके लिए, इसलिए मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इवन आप अगर डेरिवेशन भी करेंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का यूज़ है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता देन हाउ कैन यू आर एबल टू टैकल द थिंग्स, क्या आप नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, नहीं कर सकते, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन तो करना ही आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको आना चाहिए इसके बाद, ठीक है, मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने सेटअप कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डी एक्स लिख लिया मैंने, यहाँ पे समझ आ रही बात। और यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट लिया, जैसे लाइक आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस के 3 साइन स्क्वायर साइन एक्स। चलो इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या करोगे। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर प्लस के 3 साइन एक्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लाइक आपको क्या करना है, ये डी अपॉन डी एक्स क्या करेगा, इस पूरे केस में पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, सभी को पता है। तो हम पहले हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आप किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, प्लस उसके बाद में किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे बेटा, 3 साइन एक्स का, ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखा। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, हमेशा देखो, हमेशा आप ये ध्यान, जैसे आपको डी अपॉन डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है ना। अब आप डी अपॉन डी का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो आप यहाँ पे देखें ना, ये देखें डी बाई डी यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स। अब आप ये बताइए एक्स वाला कौन सा टर्म है यहाँ पर, साइन एक्स है, इस 3 का तो कोई मतलब नहीं है, दैट इज 3 इज यहाँ पे ये 3 कॉन्स्टेंट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पर रूल लेवल लगा सकते हैं, ऐसे हमने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स, ये हमारा रूल जो था ऊपर जो हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे अगर आप रूल देखेंगे तो जो एक्स की पावर एन है वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में से और उस पावर में से एक रिड्यूस हो जाता है, समझ आ रही बात। तो ये आपने पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अगर सिमिलरली अगर हम बात करें आपसे तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर क्या आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आएगा 2 हो गया और एक्स पावर में से एक कम होगा, ठीक है। आप सभी को जैसे पता है एक्स पावर में से एक कम होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखते हैं। तो जब हम कम करेंगे मेरे बच्चों, रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा ओनली, एक्स पावर 2 है, 2 में से 1 रिड्यूस कर दिया तो एक्स बच गया ओनली। अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि आपको सिर्फ एक्स से मतलब है। देखो हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि आप रिस्पेक्ट देखो ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर वो टर्म नहीं है, अगर उसके अलावा भी कोई और टर्म है, जैसे यहाँ पे आप साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और साइन के साथ में एक्स है, तो साइन एक्स हमारा वो वैल्यू है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3 तो आगे आ जाएगा। अब हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, तो सभी को पता होगा कितना होता है मेरे बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बताइए कितना होता है, दैट इज कोज एक्स। सो आप यहाँ पे कोज एक्स लिख देंगे, क्लियर है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। सो इस टाइप से हमें सारे के सारे डिफरेंशिएशन के केस करते हैं, क्लियर है। अब आगे कुछ और हम यहाँ पे अगर आपको पता लग गया है तो आगे हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो लाइक सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, क्या कंसेप्ट है उसका, देखते हैं लेट्स से। तो यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया और ये एग्जांपल है डी अपॉन डी टी करके, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत बारी डिफरेंशिएशन होता है। जब आप क्लास 12 का या 11 का फिजिक्स करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन आप बहुत बारी करते हैं, आपको पता होगा क्वेश्चन में। तो डी अपॉन डी टी करा आपने, यहाँ पर आपको पता है 3t स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा प्लस के 3t स्क्वायर, ये मेरा एक टर्म है, दैट इज़ 3t स्क्वायर प्लस के 3ax प्लस t की पावर 4ax प्लस के साइन t, ठीक है। ये एक मेरा टर्म है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा देखते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पता है, जैसे लाइक मैंने क्या बताया, डी बाई डी टी अंदर मल्टीप्लाई करेगा हर एक में, तो आपने क्या करा, डी अपॉन डी टी है ना, पहले किसके करेंगे आप 3t का स्क्वायर का करेंगे, ठीक है। फिर किसका करेंगे, डी अपॉन डी टी आपने करा, किसका करेंगे 3ax का करेंगे, फिर किसका करेंगे डी अपॉन डी टी करा मैंने, ठीक है। तो कितना हो गया, t की पावर 4a और x हो गया, प्लस आप देखेंगे डी अपॉन डी टी लिखा और क्या हो गया, साइन t हो गया। तो पहला काम है इस डी अपॉन डी टी की जिसके जैसा भी टर्म है आपका उसकी अंदर सभी में मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको अच्छे से देखें, अब अगर आप अच्छे से देखें तो आपको पता लगेगा यहाँ पे ये t क्या बता रहा है, 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 डी बाई डी तो ये बता रहा है डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये t बता रहा है t के रिस्पेक्ट में करना है, t वाले टर्म का करना है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे जो 3 है आपका, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, तो 3 तो आगे आ जाएगा। हम किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा t स्क्वायर का।
अब टी स्क्वायर करेंगे तो पावर कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में 2 और टी में से जब 1 माइनस होगा तो ओनली आ गया आपका टी। क्लियर है बेटा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 3ax, क्या यहाँ पर कोई टी वाला टर्म है, और हमने क्या पढ़ा, जब कोई टर्म ना हो, जब कोई टर्म ना हो तो आपको क्या करना, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। समझ आ रही बात। फिर प्लस करेंगे, फिर आप यहाँ पे देखें टी वाला टर्म क्या है, टी वाला टी की पावर 4 है, ax तो कांस्टेंट हो गया तो ax को बाहर ले लो। समझ आ रही बात। और टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा। समझ आ रही बात। जब टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर क्या में आती है, मल्टीप्लाई में, तो ये आ गई आपकी पावर मल्टीप्लाई में, और टी में से 1 माइनस करोगे तो टी की पावर होगी बेटा 3। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो, आपने देखा था d/d थीटा करा था और साइन थीटा आ गया था, हमने उसका क्या लिखा था, कोस थीटा। अब यहाँ पे d/dt है और साइन थीटा आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा आपका कोस थीटा। समझ आ रही बात। तो d/dt और साइन थीटा आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस थीटा है, वो थीटा की जगह टी कर दिया बस, और क्या है। अब बच्चे यहीं पे घूम जाते हैं, तो सर वहाँ पर तो थीटा करा था, यहाँ पर तो टी आ गया, हमसे तो नहीं होगा ऐसे, ऐसे कोई ना होता है। अरे भाई हाँ, बस इतना सोचो, थोड़ा सा ही तो चेंज करा है, और क्या है, बस आना सर हमसे तो वहाँ पर तो टी आ गया ऐसे, ये तो नहीं होगा हमसे। तो भाई टी, बस थीटा की जगह टी रख दे, कितना हो गया बेटा, कोस टी, दैट्स इट, काम खत्म। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप आगे देखेंगे बेटा तो यहाँ पे कितना आया, बस आप ये देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 60 हो गया। बताइए, यहाँ पर तो ये 0 ही चल रहा था, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 4ax टी की पावर 3, दैट्स इट, और प्लस के कितना हो गया, कोस टी, 10, काम खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। भाई क्या रखा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जो उसका बेसिक यहाँ पे यूज़ होता है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी हमारे बच्चे का डिफरेंशिएशन अगर यूज़ होता है तो वो एक और लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे जाके बच्चे फंस जाते हैं। मैं उससे पहले आपको कुछ सिखाना चाहूँगा। क्या, तो एक और लेवल का, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अगर उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, डेरिवेशन भी आ जाते हैं, बच्चे फिर वहाँ पर अटक जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी ऐसे ना अटकें। ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के लिए पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कंसेप्ट मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है, आपको वो याद रखिएगा। कंसेप्ट क्या है, आप ये ध्यान रखिएगा, आपने अभी पढ़ा था d/d थीटा पढ़ा था ना, और यहाँ पे क्या गया था आपका साइन थीटा, याद होगा आई होप सो। तो इसका डिफरेंशिएशन आप सभी कहते हैं, सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ भाई डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कोस थीटा, तो मैंने मान लिया भाई कोस थीटा। तो अब बात होता कैसे है, देखो सबसे पहले जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो थीटा पहले किसका होगा, डिफरेंशिएशन होता है साइन का, तो साइन का कितना हो गया, कोस, साइन का कोस आ गया। यहाँ पे थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है अभी भी, ध्यान रखना। पहले साइन का d/d थीटा कर रहे हैं, तो साइन का कितना हो गया, कोस, और थीटा की जगह थीटा आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा अपना। अब यहाँ पे आप दोबारा से अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, d/d थीटा करते हैं, दोबारा से अगेन थीटा का करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, अगेन थीटा का। सो अब आप जब भी आप करेंगे यहाँ पे, जैसे आपने कोस थीटा करा, कोस थीटा का तो हो गया भैया, साइन थीटा का तो हो गया कोस थीटा, अब d/d थीटा करेंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, 1, यहाँ पे वैल्यू बन हो गई। ठीक है, थीटा की। अरे भाई थीटा के रिस्पेक्ट में आप ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, कैसा आया बन कैसा आया ये भी समझ लें। जिस लाइक आपको पता होगा d/dx x, ये तो पता है ना सभी को। अब आपको पता है x के रिस्पेक्ट में और x वाला टर्म आ गया, यहाँ पे पावर कितनी बताइए, 1 है ना पावर। अरे बताइए कितनी पावर है, 1 काय में आएगी, मल्टीप्लाई में। अब आप ये बताइए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, वैल्यू 0, और किसी वैल्यू 0 होती है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप x के रिस्पेक्ट में करो और x ही आ गया तो उसकी वैल्यू होती है 1। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, थीटा ही आ गया तो वैल्यू 1। अगर आप d/d t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t आ गया तो वैल्यू 1। समझ आ रही बात। इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको ये चीज़ पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं भाई। सिंपल सी मैं आपको बार बार कहूँगा, आप लैग कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई होगी भाई कि अब मैंने अगर यहाँ पे क्या करा है, थीटा आ गया मेरा, और थीटा के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे देखो d/d थीटा, अगेन मैंने क्या करा, पहले हुआ आपका साइन का, अब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, थीटा का, इस वाली थीटा का, जो ये साइन के रिस्पेक्ट में ये थीटा रह गया, इसका दोबारा से कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आ गया वैल्यू 1। तो इस टाइप से आता है ये कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। सिमिलरली अब इसी लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आपको रूल बता दिया किस टाइप से साइन थीटा कोस थीटा आता है, कोस थीटा का साइन थीटा होता है ये पहले आप साइन का करेंगे, साइन का कर रहे हैं आप, साइन थीटा कर रहे हैं तो पहले आपका साइन का होता है, उसके बाद में आप थीटा का करते हैं। समझ आ रही बात। सिमिलरली वैसे ही आप कोस थीटा कर रहे हैं तो पहले कोस का होगा, उसके बाद अगेन थीटा का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा, जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा d/dx और साइन x² + के 2x,
ये मेरा आपका वैल्यू आ गया। अब आप ये बताइए, बहुत सारे बच्चे सर इस टाइप का डिफरेंस, अब भाई हर टाइप का मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 12th करने जा रहे हैं भाई, ऐसे कोई ना है कि हलवा बस क्लास 10th में है कि हाँ भाई एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया, आया ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है, V = IR, B = IR, या I निकाल लो या B या R, तो किसी दो की वैल्यू दे रखी। भाई अब तो 12th में आ गया, वो ये सोच के चल रहे हैं कि भाई अब क्लास 12th वाला बच्चा एलिजिबल है किसके लिए, नीट के लिए, IIT के लिए, इसके लिए बच्चा एलिजिबल है, तो कैसे नहीं होगा भाई, तुम्हें करना पड़ेगा, यू हैव टू डू। सिंपल सी बात है भाई, करना देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली एडवांस लेवल के क्वेश्चन सब आएंगे। सो अब इसमें कैसे करना है, देखो सबसे पहले ये देखिए, लास्ट टाइम जहाँ पे ये थीटा था, इस बार वहाँ पे x² 2x आ गया, मतलब थीटा की जगह पे ये वैल्यू दे रखी है। अरे भैया जहाँ पे थीटा आता था वहाँ पे क्या दे रखी है इस बार, x² + 2x। तो इस बार क्या करेंगे आप, इस बार क्या करेंगे, तो इस बार करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अंदर करेंगे। पहले आप साइन का करेंगे, जब आप साइन का करेंगे तो साइन का हो गया आपका क्या, कोस, ठीक है। और इसका ऐसे आ गया उतर के x² + 2x। और मैंने एक बार बताई थी आपको, अभी बताई भी थी, दोबारा बता रहा हूँ कि पहले आपने साइन करा, अब दोबारा से आप डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने आपको बताया ना, दोबारा से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इस एंगल का करेंगे आप, किसका करेंगे आप, ये जो एंगल आपका बच चुका है ये वाला एंगल, इस एंगल का आप दोबारा करेंगे। जब आप इस एंगल का दोबारा करेंगे तो इस एंगल का वैल्यू कितना है बताइए, x² + 2x। इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी, कोस, ठीक है, x² + 2x, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है आपकी। अब यहाँ पर आप करेंगे तो d/dx इसका होगा पहले 2x का। अरे बताइए भाई, ये तो मल्टीप्लाई में चलेगा भाई, d/dx किसका होगा भाई, अंदर ले रहा हूँ मैं, d/dx कर रहे हो आप, किसका होगा पहले x² का, फिर किसका होगा d/dx, किसका करोगे फिर आप 2x का करोगे, करोगे क्या नहीं करोगे, ऑब्वियसली करोगे भाई, ठीक है। अब आपने क्या करना आगे, ये तो सेम चलता रहेगा, कोस x² + 2x ऐसे ही चल रहा है आपका। अब आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे तो जो पावर है आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो पावर होती है वो कहाँ आती है बताइए ना भाई, पावर कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में आती है। आपको पता है x⁻n कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे वैसे ही n के प्लेस पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × x भाई, ये हो जाएगी 2 × x क्यों होगी, 2 में से 1 माइनस करो, ओनली x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया ना, तो 2 तो आगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और x से आगे क्या बताया था अभी, वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप यहाँ पे ओनली 1 बच जाएगी, ठीक है, समझ आ रही बात। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बची भाई, आपकी जो वैल्यू बच गई अब, तो वो क्या बची बताइए, क्या बची, एक तो कोस बच गया, कोस में कितना x² + 2x हो गया भैया, और क्या बचा, मल्टीप्लाई में आपका क्या रह गया, मल्टीप्लाई में क्या रह गया बताइए, मल्टीप्लाई में रह गया आपका 2x और +2, बस ये रह गया, समझ आ रही बात। अब आप ये बताइए, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये वाला एंगल और ये क्या मल्टीप्लाई में, नहीं भैया, ये भाई ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, ये इस एंगल के मल्टीप्लाई में नहीं, तो ये वाला टर्म कहाँ जाएगा आगे, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x + 2 आपका ये बचा, और कोस और आपका आ गया x² + 2x। क्लियर है, ये आपका आ गया। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो मैं एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका आप जो भी आंसर आएगा मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन का आंसर आया। आई होप अगर यहाँ तक, क्योंकि आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते डिफरेंशिएशन के बेसिस पर, फिजिक्स में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ सकते, सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँ। तो आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको करना है, आपने ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा है d/dt, ठीक है, d/dt, और यहाँ पे लिख दिया t² + sin t² + के 3t, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है, sin² + के 3t, ठीक है, और ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन का मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, t² + sin t² + 3t का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप सभी को पता लग रहा होगा यहाँ पे। तो पहले आप ये क्या करेंगे, जैसे आप जब dt की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो पहले t² का कर लेंगे आप, ठीक है, समझ आ रही बात, ये इस t² का हो जाएगा आपका, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ऊपर वाला केस हो जाएगा, पहले साइन का कर लेना, फिर t² 3t का कर लेंगे। समझ आ गई बात यहाँ तक, बताइए आ गई समझ में। ओके, तो ये था ऑल अबाउट टू बे डिफरेंशिएशन। आई होप डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन के बेसिस पर अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आई होप मेरे को आप बता दें कि क्या कन्फ्यूज़न आ रहा है आपको, मैं वो चीज़ें क्लियर आउट कर दूँगा आपको, ठीक है। ओके, आई होप सो। अब इसके बाद में जो अगला कंसेप्ट आपको अगर कोई भी चीज़ें समझनी है, जो अगला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, दैट इज़ वी मस्ट नो
ओके अब हमारा जो केस रह गया है वो रह गया है किसका, इंटीग्रेशन का। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंटीग्रेशन का केस के ऊपर हम बात करते हैं। सो इंटीग्रेशन क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए, लाइक क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या उसमें कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। सो इंटीग्रेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया डिफरेंशिएशन, देखो अभी हमारा है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो डिफरेंशिएशन अभी मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन एक हमारा एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, वो तब यूज़ करा जाता है जब हमें बड़ी वैल्यू पता हो और छोटी वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। और डिफरेंशिएशन एक हमारा ऐसा टर्मिनोलॉजी है, इंटीग्रेशन हमारा एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जब हमें जो यूज़ कराया था तब कराया जाता है अगर मैं कहूँ कि आपको छोटी वैल्यू पता है और बड़ी वैल्यू पता करना चाह रहे हो। लाइक आपको ये पता है जस्ट लाइक कि मैं यहाँ से इस डिस्टेंस से चल के, मैं इस डिस्टेंस से चल के और यहाँ तक जाने के लिए मेरे को भाई 2 सेकेंड लगते हैं। मैंने कहा 2 सेकेंड लगता है। मैंने क्या बताइए भैया 5 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगता है, ये बताइए यहाँ से चांद तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। समझ आ रही बात। तो इस केस के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इंटीग्रेशन। समझ आ रही। बहुत सारे देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ये होता है, कर लो, ऐसा इंटीग्रेशन ये होता है। पर यहाँ पर हम वो चीज़ पढ़ते हैं कि एक्चुअली में उसका यूज़ कहाँ है, कहाँ पर हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ करते हैं, हम बड़ी वैल्यू पता हो, छोटी वैल्यू पता करनी हो। इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं जब हमें छोटी वैल्यू पता हो और बड़ी वैल्यू पता करनी हो, तब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। समझ आ रही बात यहाँ तक। सो आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों यहाँ तक। सो इंटीग्रेशन का केस आपका ये था कि आपको अगर छोटी वैल्यू पता है और बड़ी वैल्यू पता करनी है तो आप यूज़ करोगे इंटीग्रेशन। ठीक है, सो देखते हैं हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और क्या क्या इसके सिंबल यूज़ वगैरह करे जाते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा इंटीग्रेशन यूज़ होने वाला है। अब हमारा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का जो सबसे पहली बात आती है सिंबल क्या है भैया, सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का। तो जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। कहीं पर भी आपको ये सिंबल दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस लाइक आपके पिछली बार सिंबल क्या था बताइए, आपका ये सिंबल है भाई। इसमें डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था, डी बाई डी। याद होगा आपको, कहीं भी डी बाई डी दिखाई दे समझ जाओ डिफरेंशिएशन है। और नीचे वाले डी के साथ में अगर कुछ भी है, मान लो नीचे वाले डी के साथ में ए आ गया, तो आपको पता है कि यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, अगर इस इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ में आपको कुछ भी लास्ट में क्या होगा, आपको जैसे बीच में कोई भी टर्म लिख दिया मैंने, जैसे बीच में टर्म लिख दिया ए एक्स प्लस के बी टी, लाइक इस टर्म का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। लास्ट में मेरे को एक डी दिखाई देगा, डी के साथ में अगर मेरे को टी दिखाई दे गया तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आई एम जस्ट डूइंग अ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ आ रही बात। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन तो कर रहा हूँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। समझ आ रही बात, ये मेरे को पता होना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे है आपका कि भाई यहाँ पे आप ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये नीचे वाला ए जो है आपका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट शो करता है। जस्ट लाइक यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, पूरा ये तो सिंबल शो कर देगा भाई, बीच में टर्म आ गया, लास्ट में डी के साथ में जो भी टर्म होगा उसका मतलब होगा कि हम उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अगर हमें नहीं आती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ें क्लियर है ना सभी को। सो मैं आपको यहाँ पर रूल मैंने पहले बता दिया, मेरे अकॉर्डिंग वही बच्चे जुड़े जो बच्चे बेसिक लेवल है, मॉडरेट लेवल है, एडवांस लेवल, हर एक बच्चा मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि देखो मैं सिंपल सी बात, अगर आपको कुछ भी लगे कि हाँ भाई यहाँ पर सीखने मिल रहा है, अच्छी चीज़ मिल रही है, मेरे को कुछ सीखा, नया सीखा, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिल रही है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को ग्रो कराइएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए प्लीज़। ये मेरा थोड़ा आप मेरा हेल्प करिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आपको अच्छी वीडियो डेली दूँ। बट मेरा जो मेन मोटिव है आपका वही है, क्लास 12 का पूरा सिलेबस आपका टिल नवंबर तक आपको कंप्लीट करा दूँ। साथ साथ में मैं सोच रहा हूँ कि अपना 11th का भी केस कंप्लीट कराता चलो, देखते हैं। ठीक है, आप बट अपनी सपोर्ट बनाइएगा मेरे साथ। तो देखते हैं क्या होता है इसके। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बता दिया इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या इसका सिंबल होता है, कहाँ पे हमें ये बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हमें छोटी वैल्यू बताया, जब हम कोई भी छोटी वैल्यू पता है तो हमें छोटी डिस्टेंस भी पता हो सकती है, छोटा टाइम भी पता हो सकता है, छोटा वर्क भी पता हो सकता है, पर हम बड़ा निकालना किसके रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं। अब हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना तो टाइम ले लें वहाँ पर रिस्पेक्ट, डब्ल्यू के वर्क के लिए निकालना तो डब्ल्यू ले लें, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। समझ आ रही बच्चा। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, निकालना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो देखते हैं आई होप क्या चीज़ है। तो रूल्स रेगुलेशन मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। तो रूल्स क्या है इसके, मैं यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल जो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन का पहला रूल होता है, इंटीग्रेशन ये आ गया जस्ट लाइक, और आपको होता भी क्या है जस्ट लाइक मैं अगर आप करूँ तो इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइडेड करा गया। मोस्टली जो डिफरेंशिएशन के 2 पार्ट नहीं है, पर इंटीग्रेशन के 2 पार्ट है। इंटीग्रेशन में एक होता है मेरे बच्चे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट
इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, कि इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चा क्या होता है, लाइक मैंने जैसे अभी ये बता दिया आपको कि यहाँ से आपको ये पता है कि आपने मार्केट जाने के लिए कितना टाइम लगा, आप पता कर रहे हो भाई बड़ी डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बड़ी तो कुछ भी हो सकती है भाई, यहाँ से मुंबई तक की डिस्टेंस भी हो सकती है, यहाँ से चांद तक की डिस्टेंस भी हो सकती है, यहाँ से सूरज तक की डिस्टेंस भी हो सकती है। तो बड़ी तो कुछ भी है, आपको अगर वैल्यू नहीं बताया कि वहाँ तक की बड़ी वैल्यू निकालनी है तो वो हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ आ रही बात। और डेफिनेट में जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बताओ भाई, जैसे यहाँ से आपने अपनी सिटी से लेके दिल्ली तक का बताओ, या दिल्ली से लेके मुंबई तक का बताओ, तो वहाँ पे आपको एक लिमिट दे दी कि यहाँ से यहाँ तक का बताओ। जिस लाइक आप डेफिनेट में इनडेफिनेट का मैं आपको बता देता हूँ, अगर कहीं पे भी यहाँ पे लिमिट दे रखी है, लाइक अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एक्स रिस्पेक्ट में, मैंने लिमिट दे दी कि एक्स इक्वल टू 1 से लेके एक्स इक्वल टू 2 कैलकुलेट करो। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे मैंने लिमिट बता दी भाई 1 से लेके 2 तक जाना है, तो ये हो गया डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं ये ना बताऊं कि कहाँ से कहाँ जाना तो इनडेफिनेट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो मैं रूल्स की जैसे बात कर रहा था आपको, मैं पहले वो रूल्स बता दूं आपको, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं, इसके क्या क्या यूज़ होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली देखते हैं। तो पहला रूल जो है इंटीग्रेशन आपके सामने लग गया, और यहाँ पर आ गया एक्स की पावर एन और यहाँ पर आ गया डी एक्स, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग अ इंटीग्रेशन, ये सिंबल हमें बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है लास्ट में डी के साथ में एक्स है, तो ये हमें ये बता रहा है कि यू आर डूइंग अ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हो, तो एक्स वाला टर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो पावर होती है ये पहले इस पावर में एक ऐड होता है, लास्ट टाइम क्या होता है पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता था, यहाँ पे क्या होता है पावर में एक ऐड होता है, यहाँ पर हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस 1, ये हो गया ऐड। ये ऐड कर लिया हमने, एक्स की पावर में एक ऐड करना है, और पावर ऐड होने के बाद में वही चीज़ कहाँ आ जाती है इसके डिवाइड में। पिछली बार चीज़ें मल्टीप्लाई में आ रही थी, पावर मल्टीप्लाई में आ रही थी, वो भी सब्ट्रैक्ट होने से पहले। इस बार पहले ऐड करना, बाद में नीचे लेकर आना है। और क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे हमने लिमिट नहीं दी कहाँ से कहाँ जाना है, तो यहाँ पे हम साथ में एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये पहला रूल है, आप ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात। पहले हम सारे रूल की बात कर लें, फिर आपको मैं बताऊँगा किस टाइप से हमें करना है, क्लियर है। तो पहला रूल मेरा ये हो गया, आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब दूसरा रूल्स जो हमें पता होना चाहिए क्या है, सेकंड रूल। तो देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल होता है इंटीग्रेशन कहीं पे भी आप कर रहे हो मेरे बच्चों, और कहीं पे आ गया आपका साइन थीटा, समझ आ रही बात, और डी थीटा, मतलब आप थीटा के रिस्पेक्ट में करो, इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। लास्ट में क्या आ रहा था कोस थीटा, पर इस बार थोड़ी चीज़ें चेंज है। यहाँ पे साइन थीटा का होता है बेटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है। समझ आ रही बात, माइनस का कोस थीटा और प्लस सी क्यों लगा रहे हैं मैंने आपको बता दी, कोई लिमिट नहीं दे रखी है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान के रखिएगा, यहाँ पर भी आपको मैं दोबारा क्योंकि चलते हुए बता रहा हूँ। तो पहला होता है क्या, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं। साइन का क्या हो गया कोस, साइन का कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, पर यहाँ पे हमने सिर्फ साइन का करा है। अब होता क्या है यहाँ पे, पिछली बार मैंने आपको बताया, अगर हम होता क्या है पहले थीटा का करते हैं पहले, क्योंकि साइन का हो गया आप थीटा का करेंगे। तो पर वहाँ पे क्या होता था, लाइक मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि डी अपॉन डी थीटा अगर आप साइन थीटा का कर रहे हैं तो साइन का क्या आ जाता था बेटा कोस थीटा, और आप डिफरेंशिएशन करते किसका, थीटा का, तो थीटा की वैल्यू बनो इस वजह से आ जाता। यहाँ पे क्या होना, साइन का हो गया कोस थीटा, पर यहाँ पे आना आपको अपॉन में, डिनोमिनेटर में, और डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन, जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो अपॉन में आकर डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी थीटा करना है। किसका करना है, थीटा का। ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है इस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको पता है थीटा के रिस्पेक्ट में आना, थीटा की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये हो गया आपका माइनस का ओनली कोस थीटा बचा। पर हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं कि हाँ भाई साइन थीटा का कोस थीटा, पर एक्चुअली में आया कैसे वो यही है, क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, टी की पावर में क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। क्योंकि आप जब 12th में डेरिवेशन करोगे ना, यहाँ पर आके फंस जाओगे अगर आपको ये रूल रेगुलेशन नहीं पता, तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ साइन थीटा का हमारा हो गया माइनस कोस थीटा, और किस टाइप से ये आ गया आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे प्लीज़, ठीक है। तो तीसरा रूल जो हमें पता होना चाहिए, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चा, इंटीग्रेशन कर रहे हो कोस थीटा का, और डी थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है मेरे बच्चे आपका साइन थीटा, ठीक है। और इसका भी वही केस आएगा, अपॉन में डी थीटा होता है ये, बट आपको प्रोसीजर पता ही लग गया, तो बात ध्यान रखना। अगला जो चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर कहीं पे भी जिस लाइक ए और एक्स लिखा हुआ है और आप मान लो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, टी के रिस्पेक्ट में, और आपका लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, लिखा हुआ क्या है यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे क्या टी वाला कोई टर्म है, कोई टर्म नहीं है। आपको याद होगा मैंने डिफरेंशिएशन के केस में क्या बताया था, अगर आप मान लो डिफरेंशिएशन कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स लिख रहे हो, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे सिर्फ आ गया ए, मतलब एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 0।
अब यहाँ पे क्या करना है आपने करना है लाइक अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और ए एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए एक्स आ गया, मतलब टाइम वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे। जब टाइम वाला टर्म नहीं है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा आगे, ठीक है, ए एक्स आ गया आगे, और इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे हो गया डी टी का, मतलब टर्म ही नहीं है भाई। जब टर्म ही नहीं है तो आपको करना क्या है, वो टर्म ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा, लाइक ए एक्स जनरेट हो जाएगा भाई। यहाँ पे ए एक्स आप आगे ले गए, यहाँ पे टी वाला टर्म ही नहीं है तो ये टी वाला टर्म जनरेट हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाती है, यहाँ पे जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स एन टी, ये हो जाएगा ए एक्स एन टी, समझ आ रही बात, और प्लस सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट है इसलिए पीसी तो हमें लगाना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है। जैसे लाइक अगर मैं इसी का एक केस ले हूँ, इसी के बेसिस पर अगर मैं एक क्वेश्चन दे, इंटीग्रेशन कहीं पे लिखा हुआ है और यहाँ पे डी डब्ल्यू आ गया, बस मतलब आई एम डूइंग अ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, पर डब्ल्यू वाला तो कोई टर्म ही नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है क्या, तो डब्ल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ओनली अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को डब्ल्यू मिल जाएगा। समझ आ रही बात, अगर मैं यहाँ पे मेरा कहीं पे एक्स लिख रहा है और मैं ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स ए। समझ आ रही बात, और इनडेफिनेट है तो प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा। आई होप सो क्लियर है। इतने रूल्स आपको आ गए तो समझ लो आपको आधा इंटीग्रेशन तो आ गया। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए बस कि हाँ भाई ये सिंबल क्या है, रिस्पेक्टिव टर्म कहाँ पे शो करेगा, लास्ट वाले डी के साथ में जो भी आपका टर्म हो वो रिस्पेक्ट शो करता है। जैसे लाइक यहाँ पे देखो थीटा था, यहाँ पे थीटा था तो हम यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे टी था टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये सारे रिस्पेक्ट तो शो कर रहे हैं। अब आप ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन आप नोट कर लीजिए प्लीज़ अपने नोटबुक में, और क्वेश्चन लगाइएगा जैसे हो सके। पहले तो ये सारे लर्न होने चाहिए आपको रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली लगाना पड़ता है, वहाँ पे हम सोल्व कोई ना करेंगे। इतना टाइम किसके पास है भाई, किसी के पास भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है। क्लियर, ओके, आगे का केस देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, आई होप सो। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई। यहाँ पे इसके आगे का केस देखते हैं, आगे अब इनको रूल को यूज़ करके हम कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपको मिलने वाला भाई। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला, मैंने यहाँ पे लिखा और एक्स की पावर लिखा 3 प्लस का, चलो छोड़ो अभी बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं, और मैंने लिखा डी एक्स, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है एक्स पावर 3 और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्लियर है। जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ भाई तो क्या होगा, इंटीग्रेशन मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये सिंबल क्या बताना है भाई, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ये बताना क्या आ रहा है, ये बताना आ रहा है भाई एक्स के रिस्पेक्ट में करो, हर एक चीज़ बताने आती है। अब आपको देख रहे होते हैं कि जैसे ये इंटीग्रेशन करते हैं ये सारी चीज़ें तो गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जा रही है भाई, ये बस बताने आई हैं कि आप इंटीग्रेशन करिए, ये बताना है, ये बस के एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, ये बताने आई हैं, ठीक है, ये बताने आई हैं, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज़। सो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो पावर एक्स पावर 3 है जिस लाइक मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे पावर में एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि एक ऐड हो गया, एक्स पावर 3 है, एक्स पावर 3 में 1 ऐड होगा तो एक्स पावर हो गया 4। और जैसे पावर ऐड करने के बाद मैंने आपको बताया था वही चीज़ कहाँ पर आ जाती है, नीचे आ जाती है। बताया था ना, एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स पावर एन का, तो एक्स पावर एन में +1 होगा और वही एन +1 आ जाएगा। बताया था ना ये सारी चीज़ें। यहीं पर भी एक्स पावर 4/4 क्लियर है, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन। आई होप सो क्लियर है, यहाँ तक बेसिक लेवल है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगला थोड़ा हम इससे आगे चलते हैं, देखते हैं हम और किस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो हमारा इसके बेसिस पर होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ए एक्स आ गया, ठीक है, +3x² आ गया प्लस के ए टी आ गया, और यहाँ पर हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। क्लियर है, मैंने आपको बताया ये इंटीग्रेशन हमें क्या शो कर रहा है। सो यहाँ तक तो ये आपको पता लग गया होगा क्या क्या शो करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इधर से ये इंटीग्रेशन जो है सिंबल ये मल्टीप्लाई करता आएगा, इधर से dx मल्टीप्लाई करता हुआ आएगा, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करता हुआ आएगा। तो क्या होने वाला है, ठीक है। सो देखते हैं भाई क्या होने वाला है हमारा, ठीक है। सो ठीक है, आई होप सो। तो देखते हैं क्या क्या केस में हमारे को मिलने वाला है अभी। तो केस हमारा मिलेगा जस्ट लाइक अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन आ गया बेटा ए एक्स, और इधर से डी एक्स आएगा तो इधर हो गया डी एक्स, प्लस से इधर इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा तो 3x² हो गया, इधर से डी एक्स हो गया, प्लस इधर से सिंबल आया तो 80 हो गया, इधर से डी एक्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक।
ओके अब आप अगर देखेंगे सबसे पहली बात, अब आप यहाँ पे देखें किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, एक्स रिस्पेक्ट में। ए तो कांस्टेंट टर्म है तो ये तो आगे हो गया, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं एक्स रिस्पेक्ट में हो गया डी एक्स प्लस के। अब यहाँ पे आप देखें 3 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये हो गया 3 आगे, एक्स स्क्वायर हो गया आपका ये, और ये हो गया डी एक्स। क्लियर है। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे तो एक्स वाला टर्म ही नहीं है, अगर आप देखें यहाँ पे तो एक्स वाला टर्म ही नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि बाकी तो आपको जिसके रिस्पेक्ट बाकी सबसे आपको मतलब ही नहीं है। तो 80 आपका आ गया आगे और ओनली बच गया यहाँ पे डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बट अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आने वाला देखें। नेक्स्ट टर्म में आपको क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पावर होती है उसमें एक ऐड होता है। तो अब आप यहाँ बताइए एक्स पावर कितनी, यहाँ पे 1, एक्स पावर में एक ऐड करेंगे तो एक्स पावर 2, और जो ऐड होता है वही क्या आ जाता है डिवाइड में, प्लस यहाँ पर देखो अब ये सारे के सारे हट गए। क्यों हट गए? इंटीग्रेशन जैसी हुआ है खत्म। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ बताना आए थे भाई इंटीग्रेशन करना है, ये बताना आया था एक्स के रिस्पेक्ट में, ये बताना आया था सिंबल कि भैया इंटीग्रेशन करना है। वैसे यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे क्या एक्स पावर 2, एक्स पावर कितने हो जाएगी 3/3, ये सब खत्म, प्लस ए टी। मैंने आपको बताया था अगर एक्स वाला कोई टर्म नहीं है तो वो जनरेट हो जाता, ओनली क्या हो गया एक्स बन गया। समझ आ गई बात? अब कांस्टेंट क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो प्लस का सी आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात आपको। तो आपने क्या करना है, इस 3 से ये 3 कट हो गया यहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे आ गया ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस क्या हो गया ए टी एक्स और प्लस हो गया सी। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया भाई, बस हो गया, इतना ही हमें आना चाहिए और कुछ खोजना चाहिए हमें, बस हो गया। अब और देख लेते हैं क्योंकि इस लेवल के तो सारे, अगर इतना आता है तो 80% क्वेश्चन इसी बेसिस पर आ जाते हैं, यहीं से इतना ही कर लोगे आप। ठीक है, अब आप देखते हैं एक जो मैंने बताया था कभी कभी हमारा थोड़ा एक टफ टर्म आ जाता है, उसके बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। पहले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी के बेसिस पे आप कर लीजिएगा। होमवर्क का जो क्वेश्चन है आप नोट करिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे बच्चा तो आप सीखेंगे कैसे, कहाँ सीखेंगे कि आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताइए क्या आपका आ रहा है इसका आंसर। तो इंटीग्रेशन आपको करना है और इंटीग्रेशन है 3a² x प्लस के 3tb प्लस a टी, और आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बताइए इस टर्म का इंटीग्रेशन करके आपको क्या मिला, और वो हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्या आपका आंसर आया, और देखेंगे और कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो प्लीज़ बताएं। ठीक है, ओके, सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। सो ये हमारा टर्म आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लाइक ये मैंने आपको जैसे बताया कि लाइक दिस इज़ अवर क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। इसके बाद हम आगे टर्म में चलते हैं क्या हमारा टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, अगला केस देखते हैं। तो किस टाइप के, अगले टाइप के बेसिक, अब ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, उसमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सो हमारा अगर कहीं पे आ गया d/dx, अगर यहाँ पे आ गया और हमारे यहाँ पे लिखा हुआ sin x² प्लस के 2x। ठीक है, और आप एक मिनट, सॉरी, डिफ्रेंशिएशन में हम आ गए। एक्चुअली में हमारा क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन है ना। तो इंटीग्रेशन और साइन आ गया और 3x² प्लस के x और यहाँ पर लिखा हुआ dx। इसका मतलब ये है कि हमारा हम कर रहे हैं भैया इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, अब बताइए x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लास्ट वाले d के साथ में क्या है x है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि वी आर जस्ट डूइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। ये इंटीग्रेशन हमारा ये बता रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझ आ रही बात यहाँ तक? सो अभी हमारा क्या होने वाला बेटा, अब आपको बताइए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था अभी लास्ट टाइम बताया था, साइन थीटा और आ रहा है। तो सबसे पहले हम साइन का करते हैं। साइन का हो गया मान लो हमारा माइनस के कोस थीटा, है ना। तो फिर क्या होता है, इस थीटा का करते हैं। थीटा कैसे करते हैं, अपोन में आते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है मान लो यहाँ पे, तो हम नीचे आएंगे उसको लेके और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन थीटा, ऐसे करके। सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले हम साइन का करेंगे। साइन का कितना हो गया, माइनस कोस, है ना, जो इसका एंगल है कितना, 3x² प्लस के x है इस बार एंगल, और अपॉन में आ गया हमारी वैल्यू। क्या वैल्यू मिली है हमें वैल्यू मिली है भाई, ये हमारी वैल्यू शो हो रही है। देखो आप, वैल्यू शो हो रही है कि नहीं। अब अपॉन में आएंगे, x रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना हो गया, d अपॉन में dx लिखेंगे क्योंकि x रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे। ये हमारा टर्म आ जाएगा 3x² प्लस के x, ये हमारा टर्म आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, ये तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, उसका तो ऑलरेडी हो चुका है। तो माइनस का कितना हो गया, कोस कितना हो गया 3x² प्लस का x, है ना, अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे बताइए। ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आएगी। पावर क्या में आएगी, पावर कमिंग टू द मल्टीप्लाई। आपको पता है ना जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में आती है। आई होप डिफरेंशिएशन के रूल तो नहीं भूले अभी,
डिफरेंशिएशन में पावर कहाँ आती है बताइए, मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये जो पावर आती है मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। अरे भाई आपको पता है ना, बार बार शो करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं भाई बच्चों, एक्स की पावर कहाँ आती है मल्टीप्लाई में, एक्स की पावर कितना हो गया n-1। इस टाइप से जो पावर आती है मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के केस में। तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई, 3 के मल्टीप्लाई में 2 तो कितना हो गया 6, और पावर में से एक कम होगा, एक्स पावर 2 है, 2 में से एक कम करेंगे तो ओनली बच जाएगा x। और मैंने आपको बताया जब आप डिफरेंशिएशन करोगे x का, तो आपको पता होगा d/dx है और x c ये टर्म है, और x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन, अरे भैया x टर्म ये है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, क्या वैल्यू मिलेगी? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 1। बढ़िया, जिन बच्चों ने 1 बताया बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली 1 मिलेगी, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 1। ठीक है, समझ आ रही बात, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई 1/6x + 1। ठीक है, ये हमारा चल रहा माइनस इसके आगे चल रहा है, और कोस में जो बचा हमारा कितना 3x² - प्लस x, और प्लस में c भी आपको शो कर देना है। क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, तो आप तो कर लोगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। हाँ, इंडेफिनिट आ गया तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ इतनी बड़ा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आई होप सो आप समझ ही लेंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच गए हैं तो आगे का भी केस कर ही लेंगे बेटा। बट ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी रूल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के वेक्टर के यूज़ होते हैं आज मैं वो पूरा करा के जाऊँगा आपको। ठीक है, आप बस बने रहिएगा मेरे साथ में। ठीक है, तो आगे आपका जो केस आने वाला है मेरे बच्चों, जो हमें यूज़ होना चाहिए, जो पता होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो वो क्या है? जिस लाइक मैं सिंपल पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे शो करा और यहाँ पे लिखा t⁻², और t के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी लिमिट जो शो कर दी, मैंने एक शो करा t = 1 से लेके t = 2 तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया, मैंने अपनी लिमिट, ठीक है, t = 1 से लेकर t = 2 तक जाना है मैंने। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे अब जब मेरा इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेशन केस में क्या होता है, एक ऐड होता है तो t⁻3 हो जाएगी भाई, पता है ना, t⁻3 हो गया, और अपॉन में कितना होगा 3। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जैसे ही यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, +c लिखना है, खत्म। डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ से आगे चालू होता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, शो करनी है लिमिट t = 1 से लेके कहाँ तक, t = 2 तक। अब आपने पावर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। अब आप जब पावर इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक बार t के प्लेस पे 2 पुट करना होगा, एक बार t के प्लेस पे 1 पुट करना होगा। समझ रहे हैं ना? ये वाला जो t है, ये वाला जो t आपको दिखाई दे रहा है, इस t के प्लेस पे एक बार t के प्लेस पे 1, एक बार t के प्लेस पे 2 और एक बार 1 पुट करना है। समझ आ रही बात? तो अब कैसे पुट करेंगे, देखो t की जगह हम 2 पुट करेंगे तो t की पावर हो गई 3। अब भैया t की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हो गया, माइनस लगाना है। अब इस t के प्लेस पे फिर दोबारा से 1 पुट करना है, तो 1 की पावर कितनी हो गई 3, अपॉन में कितना हो गया 3 भाई। तो बताइए ऊपर कितना, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8 - 1 अपॉन में 3, तो कितना हो गया 7/3। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वही याद करना, बाकी रूल रेगुलेशन सब डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही करना है। बाकी सारे रूल रेगुलेशन हमारे वही लग रहे हैं जो इंडेफिनिट में लग रहे हैं। बस लास्ट में आके जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो पावर पुट करनी है, बस और कुछ नहीं। जो हमें लिमिट दे रखी है वो आपने रिप्लेस कर देनी है, और कुछ नहीं करना होता इसमें। ठीक है, जस्ट लाइक एक हम बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके ही रिलेटेड देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले एक अगला क्वेश्चन। तो हमने लिया एक अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमने शो करा कि a = 1 से लेके a = 3 तक हमें जाना है। समझ आ रही बात? यहाँ पे हमने लिखा ax² + के a² t + के bx। समझ आ रही बात? ये हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में हमें करना है मेरे बच्चों इंटीग्रेशन, और आपने ये सारा का सारा देख लिया। अब हमें करना क्या है, देखें, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन से। जब इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² का होगा, उधर से dx आ गया, इधर किसका होगा इंटीग्रेशन a² t का हो गया, इंटू उधर से d आ गया, प्लस इंटीग्रेशन किसका करेंगे bx का करेंगे, उधर से क्या आ गया d आ गया। समझ? अब इसकी लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है भाई, a = 1 से लेके a = 3, a = 1 से लेके a = 3। समझ आ रही बात? a = 1 से लेके a = 3। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखें, ये जो आपका x हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे। तो x² तो आगे आ जाएगा हमारा, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया ना। x वाला देखो, x वाला तो वही आपका है, तो x² हमारा आ गया। इंटीग्रेशन हमें करना है a का, dA आ गया। ठीक है बेटा, प्लस बताइए यहाँ पे a, तो t का हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, t आ गया। आगे इंटीग्रेशन करेंगे a² का, क्या हो गया dA, प्लस
यहाँ पे हमारा क्या टर्म है भाई, यहाँ पे तो हमारा कोई टर्म है ही नहीं, ए वाला तो हो गया आपका बी एक्स, इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, है ही नहीं वो, ओनली डी है। तो अब हमें क्या करना है, आगे देखें, ठीक है, लास्ट में हम पुट कर देंगे, कोई परेशानी नहीं, तब तक आप देखें आगे कैसे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सो अगर हम देखें अभी राइट नाउ, तो अब देखें कैसे करेंगे। सो अभी हमने क्या करना है, अब आपको पता है ए के रिस्पेक्ट में ए वाला टर्म आ गया, ए वाला जब टर्म आएगा तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2, आपको पता है ऐड होता है 1 और अपॉन में 2, ठीक है, प्लस अब देखो जैसे ही इंटीग्रेशन काम खत्म यहाँ पे, अब लिमिट क्या है, ए इक्वल टू 1 टू लेके ए इक्वल टू 3 तक, ए इक्वल टू 1 से लेके ए इक्वल टू 3 आपने ये पुट कर दिया। यहाँ पे आपका टी चल रहा है, वैसे टी की पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी बताइए, ए की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है। अब लिमिट क्या है भैया, ए इक्वल टू 1 से लेके ए इक्वल टू 3 बस, प्लस यहाँ पे बी एक्स है, और आपको पता है जो चीज़ नहीं होती वो जनरेट हो जाती है ना, ए यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, ए जनरेट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ लिमिट है, लिमिट है ए इक्वल टू 1 से लेके ए इक्वल टू 3 तक, ठीक है। ये कोई हार्ड नहीं है, बस जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक टर्म था, इसमें 3 टर्म आ गए, और क्या हार्ड है भाई, और तो कुछ मुझे हार्ड लग नहीं रहा, आई होप सो आपको भी नहीं लगेगा। अब आप ये बताइए भाई, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, अब आपको यहाँ पे 2 पहले निकाल लो आप, तो क्या होगा, एक बार ए के प्लेस पे 3 पुट करना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, 1 पुट करना एक बार ए के प्लेस पे, प्लस ये 3 आगे ले लो तो टी अपॉन में 3 हो गया, और एक बार टी के प्लेस पे 3 पुट करना तो 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, समझ आ रही बात। प्लस बी एक्स आपका ऐसे ही रह गया, एक बार ए के प्लेस पे 3 पुट करना है, एक बार माइनस लगा के ए के प्लेस पे 1 पुट करना है, ठीक है, ये आपने पुट कर दिया। देखो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके प्लेस पर रखना है भैया, ए के प्लेस पे, इस ए के जिसके रिस्पेक्ट में आपने करा है इंटीग्रेशन। तो अब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 के पावर 2 का मतलब हो गया 9 माइनस के 1 प्लस के टी बाई 3 हो गया आपका 3 की पावर 3 मतलब 27 माइनस के 1 और प्लस का बी एक्स, और कितना हो गया 3 माइनस 2 इंटू 2, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका कितना बचेगा 8, हाँ है ना, तो भाई 8 बचेगा, 8/4 मतलब 4 बच जाएगा, 8/2 है ना, अब भाई 8 यहाँ से बचेगा, 8 यहाँ से बच गया भाई, 8 बचेगा कि नहीं यहाँ से, 8/2 4 हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे t/3 मतलब 26 बच गया, 26/3 इंटू टी बच गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2bx, ये आ गया भैया आपका आंसर। सो इस टाइप से आपने कर लेने हैं क्वेश्चन, और जो भी प्रॉब्लम है तो देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका जो अगला कंसेप्ट आता है, जिस लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि तीनों कंसेप्ट लाइक जो आपको चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मैंने आपको बताया क्लास 11 12 जो भी आपको क्लास 11 12 के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्योंकि 12th में आ जाते हैं, उन्होंने वो अच्छे से, क्योंकि उनका 11th नहीं हुआ है तो उनको ज़रूरत चाहिए भाई, अगर आपने बोर्ड में पास होना है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए अच्छे से, इंटीग्रेशन IIT करना है, नीट करना है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो वेक्टर का कंसेप्ट अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके वेक्टर में आते हैं, यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट में पूरे कवर करूँगा आपको। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप ये तीनों कंसेप्ट, फिर इसके बाद में आपको कोई झंझट नहीं पड़ेगी। इवन आपको पता है जब क्लास 12th में आते हो तो पहले ही चैप्टर में आपको पता है, जब कोर्स आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ वगैरह, आप वहाँ से पूरे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे भाई, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो। ऑब्वियसली दूसरे पहले ही चैप्टर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर वगैरह कंसेप्ट चालू हो जाते हैं, अगर आपको वही नहीं आता तो कैसे करोगे, पूरा पूरा बैकलॉग हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो की वजह से। इस 1-1.5 घंटे की वीडियो की वजह से अगर आप नहीं देखेंगे पूरा पूरा साल वो चीज़ें का आपके क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेक्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। तो सबका आपका स्टार्ट होने वाला है वेक्टर, तो सभी बच्चों के लिए स्टार्टिंग है वेक्टर। तो आप सभी को जैसे पता है वेक्टर हमारा टर्म क्या है, एक ऐसा टर्म जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये तो बहुत घिसा पिटा टर्म है जो आप, और हर कहीं पे ये डेफिनेशन यूज़ करी जाती है कि इट इज़ द काइंड ऑफ टर्म वेयर वी हैव टू रिक्वायर्ड अ काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए हमें कि पहली बात क्या हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना वो ज़रूरी है, ठीक है। सो देखते हैं आगे का केस। तो पहला केस हमारा यहाँ पे वेक्टर को लेके मैंने बताया, ये एक ऐसा हमारा जो भी क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता मैग्नीट्यूड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो कहीं पे अगर 30 लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखा हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कहीं पे सिर्फ इस वैल्यू का ही यूटिलाइज हो रहा है, इस वैल्यू का ही यूटिलाइज हो रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड है। और कहीं पे ये बताना की जरूरत है, जैसे कहीं पे मैंने
30 मीटर लिख दिया, तो अगर मेरी डिस्टेंस की बात हो रही है तो मैंने मतलब यहाँ से पता लग जाएगा कि वहाँ पे 30 मीटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो कहीं पे मुझे डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि 30 मीटर है, और साथ साथ में ये बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में है, कि वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है या नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, या फिर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव, या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। तो जिन भी डायरेक्शन, जिन भी क्वांटिटीज़ में ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ भाई जैसे 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि 10 न्यूटन का फोर्स मैंने अपवर्ड लगाया, डाउनवर्ड लगाया, ईस्ट में लगाया, वेस्ट में लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया। क्योंकि अब जब आप किसी ब्लॉक पे अगर आप आगे तरफ को फोर्स लगाओगे तो अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, ऊपर को लगाओगे तो अलग आएगा, नीचे को लगाओगे अलग आएगा, इस पर्टिकुलर एंगल पर लगाओगे तो अलग आएगा। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जहाँ पे हमें इस मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ में डायरेक्शन की बताने की जरूरत पड़े तो हमारी है वेक्टर। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी वेक्टर की बात अब। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, अब उनको यही नहीं पता कि एक्चुअली मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड का, एक्चुअल मतलब क्या होता है डायरेक्शन का। सो आई होप आप ये चीज़ें क्लियर करके अच्छे से तैयार रखें। क्लियर है आई होप। अब आगे हमारा जो कंसेप्ट होने वाला है इसके बारे में देखो, सबसे पहले जो वेक्टर का आता है एडिशन आता है, वेक्टर एडिशन। देखो वेक्टर को जो शो करा जाता है ना मेरे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर को जो शो करा जाता है, जैसे कोई भी क्वांटिटी है, फोर्स है तो फोर्स के ऊपर ऐसे शो कर देते हैं, फोर्स वेक्टर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एफ के ऊपर ये इसका सिंबल होता है, वेक्टर का सिंबल होता है एरो। एरो ये शो कर रहा है कि भैया इन्हें डायरेक्शन की जरूरत है। भाई डायरेक्शन, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो करता है। समझ आ रही बात, डायरेक्शन को शो करता है भैया, ये डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला जो केस आता है भाई वो आता है ऐड करना, वेक्टर को ऐड करना, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो ये मैं अगर आप इस पे ही मैं 2 से 3 वीडियो बना सकता हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर हमें पहले आना चाहिए। क्योंकि अब मैं वन शॉट बना रहा हूँ तो आपको पता है कि मैं पूरे डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा, बट आपको बता दूंगा कि ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ क्या यूज़ करनी है चीज़ें। ठीक है, सो मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या यूज़ होने वाला है, यहाँ पे एडिशन यूज़ होने वाला है। तो एडिशन क्या होता है, किस टाइप से, तो एडिशन में जो सबसे पहले अगर मान लो मैंने कहा कि अगर 2 क्वांटिटी हैं या 2 फोर्स हैं, समझ आ रही बात, एक फोर्स मान लो मैंने F1 ले लिया, समझ आ रही बात, यहाँ पे लग रहा है, और एक फोर्स मेरा F2 लग रहा है, समझ आ रही बात, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब आपको पता है भाई एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो बॉडी सीधी ना तो इसकी डायरेक्शन में मूव करेगी, ना बॉडी पूरी इसकी डायरेक्शन में मूव करेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं वो 20 से ऐसे जाए, अगर दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो 20 से जाएगी, अगर ये बड़ा है F1 थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा इधर की तरफ को बेंड हो जाएगी, किधर की तरफ को बेंड हो जाएगी आपको पता है, थोड़ा इस टाइप को बेंड हो जाएगी। अगर मान लो F2 बड़ा है तो इस टाइप को बेंड हो जाएगी, समझ आ रही बात, हाँ ये तो होगा, इस टाइप से बेंड हो जाएगी। ठीक, नहीं तो भाई आपको ये पता होना चाहिए भाई, अगर F1 बड़ा है, अब मान लो यहाँ पे ओनली F1 लगा हुआ होता तो बॉडी इधर जाती, ओनली F2 लगा हुआ होता इस बॉडी पे तो इधर जाती, अब दोनों का लगा हुआ तो भाई मिक्सअप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। लाइक से इनके बीच में जो एंगल है वो हमने ले लिया थीटा, कितना एंगल ले लिया मेरे बच्चों, थीटा, और ये इसका जा रहा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मतलब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगी बॉडी। मान लो मैंने कह दिया, ऐसे नहीं, बहुत सारे बच्चे, अब मैं अगर मैं उनसे पूछूं भाई कि भाई ये फोर्स 2 न्यूटन का है, ये फोर्स भाई अब 5 न्यूटन का है, बताइए नेट बॉडी कितने न्यूटन के फोर्स से जाएगी, बहुत सारे कहेंगे 7 न्यूटन से जाएगी। भाई नहीं भाई, यही तो देखना है, इसका कुछ कंपोनेंट जो होगा भाई ये कैंसिल आउट कर देगा, और इस वाले का कुछ कंपोनेंट भाई इस वाले का कुछ कंपोनेंट ये वाला कैंसिलेट करेगा, और इस वाले का कुछ कंपोनेंट ये वाला कैंसिलेट करेगा। इसलिए बॉडी ना तो 2 न्यूटन से आएगी ना 5 न्यूटन, कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी भाई, 3 न्यूटन आए, 4 न्यूटन आए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी डिफरेंट। तो यही हमें ध्यान रखना होता है, पता है, यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो अगर इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए यहाँ पे जो रूल यूज़ होता है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा रूल बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब भैया ये आपको पता है क्लास 11 में वेक्टर पे स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है। अब मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी आए हैं तो हमें उन्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये रूल आप डायरेक्टली लिख लें कि मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, वो क्लास 11 में आ जाता है डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, तो क्या डेरिवेशन है, क्या रूल, हमें क्या डायरेक्टली इसका फॉर्मूला, इसको ऐड करने के लिए जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ r² = a²। ठीक है, ए मतलब हो गया दैट इज़ F1 को आप ए लेट कर लें, इस F2 को आप बी लेट कर लें, समझ आ रही बात। दैट इज़ r² = a² + b² + के 2ab
कोस थीटा। ये जो थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो दैट इज़ अ रूल, ये वो रूल है जो हमारा यूज़ करा जाता है इस आर को निकालने के लिए। अगर ओनली आर की वैल्यू आपको चाहिए तो इसका अंडर रूट कर दो, और क्या है भैया, ऐसे कर दो बस, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा, बस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 है, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 है तो 90 रखो, 90 की वैल्यू 0, पूरा पूरा खत्म होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। भैया थीटा की वैल्यू अगर 0 वो रखो, थीटा की वैल्यू अगर 180 बन रही है वो रखो, जो भी आपकी थीटा है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, जो दो वेक्टर हमारे लग रहे हैं उनके बीच के लगने वाला एंगल है। समझ आ रही है बात। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे ही ले लूँ, अगर मैंने ये ले लिया भाई, दो क्वांटिटी ले ली, एक इधर लग रहा है एक वेक्टर इधर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, सिंपल सी बात है, होगा कि नहीं। अगर मैंने दो क्वांटिटी ली, एक भी इधर दूसरी भी इधर लग रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भैया बताइए, कितना होगा, 0 डिग्री। अगर मैंने दो क्वांटिटी ली, एक फोर्स इधर लग रहा है दूसरे फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो आप एंगल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, या फिर अगर मान लो कुछ भी ऐसे करके लग रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो आप 30 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे और आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए क्या होगा भाई, दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो रही है यहाँ पे, दो वेक्टर क्वांटिटी लग रही हैं, तो क्या रिजल्टेंट होगा, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। साथ साथ में यहाँ पे ये भी आ जाता है, मान लो ये जो आप देखें, मान लो आर जो जा रहा है यहाँ पे आपका आर जो जा रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो ये जो आपका आर जा रहा है, इस ये मान लो आपके F1 से अल्फा एंगल बना रहा है, आर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है, मान लो किससे, F1 से। अल्फा, ये एंगल क्या शो कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है भाई, ये इसकी डायरेक्शन है अल्फा, ये इसकी डायरेक्शन। मान लो भाई ये आर जो रिजल्टेंट वैल्यू वो कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, अल्फा इक्वल टू ये इसकी डायरेक्शन है। तो इसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ, समझ आ रही बात। अगर आप इस ए एंगल से निकाल लें, किससे निकाल लें, ए से निकाल लें, मान लो क्योंकि ये जो अल्फा वो ए से है, अगर आप ए से निकाल लें, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, तो उसके साथ में आएगा दूसरा वाला, ये वाला आएगा। अगर आप ए से एंगल निकाल लें तो साथ में आएगा बी, तो आएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, समझ आ रही बात। ये आपका आ जाएगा मीन लाइक अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा है, ये इसके निकालने का तरीका। अगर आप यहीं पे इधर से निकालना चाहें, अगर आप डायरेक्शन कि भाई यहाँ से कितना होगा, बी से, ये कहाँ से है, ये है फ्रॉम ए से निकाला है आपने, समझ आ रही बात। अगर आप निकालेंगे फ्रॉम बी तो वैल्यू भाई अलग आएगी, फ्रॉम बी निकालेंगे तो कितना होगा, tan अल्फा आप निकालने लगे तो वहाँ पे होगा आपका क्या, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए आनेगा, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है निकालने की। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, है ना। ये दोनों एंगल आपको, ये दो फॉर्मूले मिल जाते हैं यहाँ से, एक ही एक ऊपर वाला, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, देखो पहले एडिशन का मैंने केस आपको बता दिया। इसके बाद में आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आते हैं आपके यूनिट वेक्टर्स। क्या आते हैं मेरे बच्चों, यूनिट वेक्टर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं ना मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर जो होते हैं एक ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका काम होता है, ये यूनिट का मतलब समझो कि इनका मैग्नीट्यूड तो होता है 1। मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है इनका 1, और ये वेक्टर मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और ये सिर्फ अपनी डायरेक्शन को शो करता है, तो ये होते हैं हमारे 3। एक होता है बेटा आई कैप, एक होता है जे कैप, एक होता है के कैप। ये 3 है, समझ आ रही बात। ये तीनों अलग अलग, ये शो करता है एक्स, आई कैप शो करता है बेटे बच्चे एक्स डायरेक्शन को, पॉजिटिव एक्स को। ये शो करता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को। ये शो करता है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को। अगर मान लो माइनस का आई कैप है मतलब वो माइनस एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, माइनस का जे कैप है तो मतलब वो माइनस के वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है, और माइनस का के कैप है तो मतलब वो माइनस के नेगेटिव जेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। समझ आ रही बात, ये हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है बेटा, जिस लाइक अगर मैंने कहीं पे 20 आई कैप लिख दिया, अब इनका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। जैसे कहीं पे अगर आपको ये बताना हो कि भैया 20 मीटर जो है वो मैं पॉजिटिव एक्स में चल रहा हूँ, और कहीं पे वो तो बहुत लंबा है 20 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बताइए कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने लिख दिया ओनली 20 आई कैप, ये बता दिया भाई 20 आई कैप मतलब कि 20 मीटर डिस्टेंस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वही बात हो गई। और आई कैप से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ा मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बना है, अगर 20 के 1 से मल्टीप्लाई करने बात रही रहेगी। ठीक है नहीं है, बढ़िया चीज़। तो ये बात ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा के कैप। ये 3 हमारे यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। इन तीनों का हमारा केस पता होना चाहिए।
ठीक है। अब कहीं पे भी अगर आपको कोई वैल्यू दे दी, मसला एक मैंने कोई फोर्स दे दिया, आपको, और यहाँ पे क्या लिखा मेरे बच्चों, आपको फोर्स लिखा कि भैया 2i कैप है प्लस के 3j कैप है ना, और प्लस के 6k कैप है। इस तरीके से मैंने आपको वही वैल्यू दे दी फोर्स का। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है भैया 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, और 3 न्यूटन का जो फोर्स है पॉजिटिव वाई में लग रहा है, 6 न्यूटन का जो फोर्स है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है। ये सारी बातें हमें पता लग रही हैं, पता है, ठीक है, इतनी सही। अगर कहीं पे मान लो यहाँ पे ऐसे करके मान लो, अगर मैंने कह दिया फोर्स को ऐसे लिख दिया कि भैया माइनस के 2k कैप और माइनस के 6j कैप, तो इसका मतलब है कि 2 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है भैया वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है, और 6 न्यूटन का फोर्स निगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ये सिग्निफिकेंस है। अब जब हमें ये पता होना चाहिए, देखो एक तो चीज़ ये पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया एडिशन करना, दूसरा पता होना चाहिए वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई जब भी अब वेक्टर का करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या रूल रेगुलेशन वहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका रूल्स रेगुलेशन क्या क्या लगेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन आता है बच्चा, पता है, 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। समझ आ रही बात? अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है वेक्टर क्वांटिटी जिनकी 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके स्केलर रिजल्ट आता है, पता है, 2 वेक्टर। अब आप क्या सोच रहे हैं, सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एक ई वेक्टर ले लिया मैंने, मान लो एक एफ वेक्टर दे दिया, तो आपका क्या मानना होगा कि भाई 2 क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रही है तो रिजल्ट कैसा होगा? आप सोच रहे हैं सर वेक्टर ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है भाई, रिजल्ट आपका स्केलर भी मिलेगा। अगर उनके बीच में ये डॉट प्रोडक्ट है, लाइक डॉट आपको दिखाई दे रहा, तो आपका रिजल्ट कैसे मिलेगा? स्केलर, मतलब वहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगी उसके रिजल्ट में। ठीक है, अगर मान लो मैंने 2 आदमी ले लिए, एक ये आदमी ले लिया भाई, एक ये औरत ले ली, इन दोनों की शादी हुई, ये भाई ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, हाँ, तो हमारा क्या होगा? हम सोचेंगे यार बच्चा भी ब्लैक होगा, भाई बच्चा निकल गया सफ़ेद तो भाई यहाँ पे होगा भाई, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई रिजल्ट वेक्टर होगा, पर रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? स्केलर मिलेगा। अब यही तो खेल है भाई, यही खेल है, यही हमें समझना है यहाँ पे हमें। ठीक है, ठीक है। और अब दूसरा केस क्या होता है मैं आपको बता दूँ, दूसरा केस भी बता देता हूँ। अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रही है, एफ वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और उनके बीच में ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा। समझ आ रही बात? अब इसलिए इस वाले को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है मेरे बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। समझ आ रही बात? ये है इन दोनों का डिफरेंस, एक स्केलर और एक वेक्टर, ये दोनों का। अब आप समझ गए होंगे खेला। अब इनके लिए क्या है, रूल अलग अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके लिए क्योंकि रूल अलग है। इस डॉट वाले के लिए अलग रूल लगता है, क्रॉस वाले के लिए अलग रूल लगता है, प्रोडक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में भी। तो अब क्या रूल्स हैं? रूल सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट लाइक मैं पहले रूल बताने वाला हूँ स्केलर के लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब स्केलर प्रोडक्ट के लिए रूल, मेरा जो पहला रूल होगा वो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के से हो रहा है डॉट मल्टीप्लाई, तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है। दूसरा रूल है आपका जे कैप से, अगर जे कैप का हो रहा है मल्टीप्लाई तो वैल्यू 1। ठीक है। अगर के कैप का मल्टीप्लाई के कैप से हो रहा है, वैल्यू 1। समझ आ रही बात? ये आपको ध्यान रखना है, आई कैप की आई कैप से, जे कैप की जे कैप से, के कैप की कैप से, वैल्यू 1। अगर आई कैप की जे कैप से हो जाए मल्टीप्लाई, वैल्यू 0। जे कैप की मल्टीप्लाई क्रॉस में, ध्यान रखना डॉट की बात चल रही है यहाँ पे, के कैप से जे कैप से हो जाए वैल्यू 0, के कैप की आई कैप से हो जाए वैल्यू 0। मतलब अगर अपोजिट वैल्यू आ जाए, आई की जे से आ जाए, जे की के से, के की आई से, तो वैल्यू 0 होगी। अगर सिमिलर आ रहा है आई की आई से, जे की जे से, के की के से, वैल्यू 1। ठीक है। अब इसका ही हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ आ रही बात? एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्वियसली क्यों नहीं लेंगे। ठीक है। तो क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल मैंने सेटअप करा, ये मान लो मेरे पास में एक ए वेक्टर है और इसकी वैल्यू है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 5k कैप।
ठीक है। एक ये बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू है मान लो 2i कैप माइनस के जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराना भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराना है। तब होगा क्या, आपको सोच के बताइए। अब आई कैप टू आई कैप से करेगा तो आई कैप का कितना हो जाएगा बताइए, 1, 2 की 2 से करेंगे तो 4 हो गया। आई कैप जे कैप से करेगा वैल्यू 0, आई कैप के कैप से करेगा वैल्यू 0। अब 3 जे कैप करेगा आई कैप से वैल्यू 0, क्योंकि जे के आई 0 होता है ना, जे से करेगा वैल्यू 1, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो इसलिए इसका जो आसान फॉर्मूला है वही याद रखना है कि आई की आई से करो, जे की जे से, के की के से। तो 3 जे कैप से करिए तो वैल्यू आ गई -1। आप 5 की करेंगे के कैप से तो वैल्यू आ गई फिर से माइनस के 1। तो अब आप देखिए माइनस का इधर हो गया 6, उधर 4, तो वैल्यू कितनी आई -2। अब आप ये बताइए क्या यहाँ पे कहीं पे आपको डायरेक्शन शो हो रही है? यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही थी ऑब्वियसली, देखो कि हाँ भाई 2 जो वैल्यू है 2 यूनिट वैल्यू आई कैप में मतलब एक्स डायरेक्शन में, 3 यूनिट जो वैल्यू है वो भैया कौन सी डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, 5 यूनिट जो वैल्यू है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। यहाँ तो वैल्यू शो हो रही है पर यहाँ नहीं। रिजल्ट देखो आप, रिजल्ट ये आ रहा है मतलब शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, स्केलर प्रोडक्ट में कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दे रहा है स्केलर प्रोडक्ट, तो ये बात आप अपने आप को मेंशन करके चलेगा। कहीं पे भी अगर मैं ये 2 वेक्टर आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही हैं जो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, अगर मैं इनके वेक्टर क्वांटिटी को हटा के इनके मैग्नीट्यूड वाइज की फॉर्म में अगर इनको लिखूँ तो ये लिखी जाती हैं क्या, ए बी साइन थीटा। क्या लिखी जाती हैं? ए बी, एक मिनट, ए बी कोस थीटा, सॉरी, ए बी कोस थीटा। तो ये इनका आपका रिजल्ट बनता है ए बी कोस। अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म, ऐसा क्यों हो रहा है खुद देखो। अब आपको देखा है मेरे बच्चों, आप खुद देखो रिजल्ट में देख लो। अब आप ये देखो आई ये के कैप ये कैप मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ या ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, आने वाला एंगल 0, कोस 0 की वैल्यू 1, हाँ या ना, कोस 0 की वैल्यू 1। अगर यूनिट देखो, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 यहाँ रखोगे, 1 यहाँ रखोगे, और कोस 0 की वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन, कोस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए तो ये रूल फॉलो हो रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो इन दोनों का, एक जे कैप में एक आई कैप एक्स कैप में, मतलब एक तो हमारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, एंगल बना 90 डिग्री। कोस 90 रखेंगे वैल्यू कितना आएगा, 0, इसलिए यहाँ पे आपका 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, कहीं भी अगर हम 2 डॉट प्रोडक्ट का, अगर हमारे पास में 2 वेक्टर क्वांटिटी उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, अगर हम उनको मैग्नीट्यूड वाइज में फॉर्म में लिखेंगे तो कौन सा एंगल लगेगा, कोस थीटा। ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें अब वेक्टर प्रोडक्ट की, तो क्या बात होने वाला है देखेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट में केस हमारा, हाँ, सॉरी फॉर द ग्लिच। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा दोनों के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट होगा, लाइक जिस टाइप से मैंने यहाँ शो कर रखा है, तो अब यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा ये चीज़, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ लाइक अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो हम नहीं शो करें, वो हमें शो करना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या केसेस होने वाला है। ओके, सो देखते हैं हम क्या होगा। इसका कुछ रूल रेगुलेशन में पता होना चाहिए, जैसे लाइक अगर कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है कि लाइक अगर हमारा आई कैप की मल्टीप्लाई अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप की अगर आई कैप से मल्टीप्लाई होती है तो वैल्यू आती है 0, और जे कैप की जे कैप से मल्टीप्लाई होती है वैल्यू आती है 0, और के कैप की के कैप से होती है वैल्यू आती है 0। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, पर यहाँ पे आप रूल कुछ अलग आएगा, ठीक है। क्या रूल आएगा मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि एक साइकिल याद रखिएगा, आई जे के, अगर आपकी आई की जे से होती है, मतलब आई की जे से होती है मल्टीप्लाई, ठीक है, आई की जे से होती है मल्टीप्लाई, तो आपका जो तीसरा वाला बचा हुआ है क्या है, के, तो यहाँ पर आ जाएगा के इसके प्लेस पे। जे की के से होती है तो बचा क्या, आई। समझ आ रही बात, मतलब जे की के से हो रही है भैया तो आ गया क्या आपका आई, और अगर के की आई से हो रही है, के की आई से हो रही है तो बचा क्या आपका जे, यहाँ आ गया आपका जे। समझ आ रही बात, ये चीज़ आपको क्लियर आनी चाहिए। अगर इसका उल्टा प्रोसेस भी ले सकते हो, अगर मान लो उल्टा प्रोसेस किस टाइप से बन रहा है, मान लो आपने फिर से ऐसे बनाया आई जे के, मान लो आप यहाँ पर तो अभी लास्ट टाइम क्लॉकवाइज चले थे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, आई की के से कर रहे हैं, आई की के से कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले तो अभी भी बच आएगा जे ही। आई की के से कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं इस बार, बट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपका आएगा माइनस का जे कैप,
माइनस का जे कैप। अगर आपका के की जे से हो रही है, के कैप की मल्टीप्लाई हो रही है जे कैप से, तो वैल्यू आएगी माइनस का आई कैप। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? माइनस का आई कैप। अगर आपकी जे की आई से हो रही है, जे कैप की मल्टीप्लाई आई कैप की मल्टीप्लाई से हो रही है, तो आएगा आपका फिर से के कैप, बट कायम आएगा माइनस साइन के साथ में। तो यही वो थोड़े डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखने हैं, बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने ऐसे कभी आपको डायरेक्शन लेनी है तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई आई की कैसे हो रही है तो क्लॉकवाइज, एक को स्किप नहीं करना, किसी को भी स्किप नहीं करना। जैसे कि आप जे को स्किप करके के पे पहुंच गए, या स्किप नहीं करना, आई को जैसे करना है, या आई की कैसे हो रही है तो आप ऐसे करोगे, ऐसे जाओगे आप। ऐसा नहीं कि हाँ भाई इधर से जा रहे हो आप ऐसे करके ऐसे यहाँ पे पहुँच गए, ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है? ऐसे नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, तो बात ये थी इसके डायरेक्शन के लिए आई जे और के याद रखना है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव आप साइन लेंगे। कैसे साइन लेंगे? पॉजिटिव साइन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप कैसे लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। समझ आ रही बात? ये आपको फॉलो करनी है कंडीशन, ठीक। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन आपको फॉलो करनी है वो क्या होने वाली है, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो क्या कंडीशन होने वाली है आगे की, तो इसके कुछ हमें क्या करने हैं, कुछ रूल्स। और मैंने आपको जैसे बताया कि एक रूल भी है, कहीं पे भी अगर आपको दो वेक्टर क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक इस टाइप से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अगर जब भी इनको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे आप, ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर आ जाता है आपका साइन थीटा। क्या आ जाता है मेरे बच्चों? साइन थीटा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वहाँ पर आएगा आपका साइन थीटा। So that is the rules and regulation what we have to follow at that time. क्लियर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की कंडीशन है फॉलो कर, तो ये हमें फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? इस टाइप से लाइक ए वेक्टर क्रॉस, ये आपको फॉलो करना है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं किस टाइप से हमें करना होता है, देखते हैं। तो कहीं पे अगर मैंने ए वेक्टर की वैल्यू अगर दे रखी है कितनी, 2i कैप दे रखा है मेरे बच्चे, जे कैप है और माइनस का के कैप है, ठीक है? समझ आ रही बात? बी वेक्टर की जो वैल्यू है मेरी, मान लो वो है 3i कैप माइनस के जे कैप और प्लस के कैप, इस टाइप से। और मेरे को क्या बताना है मेरे बच्चा, मेरे को बताना है क्या, मेरे को बताना है आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है। तो मैंने सबसे पहले वही लिखना है, 2i कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप। आपने लिखा यहाँ पर लिखा 3i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जस्ट लाइक आप देखो, सबसे पहले आप 2 की जे से, मैंने आपको पहले आपको बताया आई जे के ऐसे करके आप लिख लेना है। आप क्या कर रहे हैं, 2 की 3 से करेंगे 6 आ गया। अब आप ही बताइए, जब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप आई कैप की आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आएगा आपका 0, तो ये लिख लिया आपने। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? आगे आप ये देखें, अब इस 2 की आप 1 से करेंगे, यहाँ पर तो भैया जे के पास तो 1 है ना, 2 की 1 से करेंगे 2 आएगा। अब आई की जे से कर रहे हैं, आई की जे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना आप, तो क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा, तो माइनस माइनस, देखो यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस के आएगा और क्या आएगा आपका के कैप आएगा। अब आप 2 की किससे करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या है, के है, तो फिर से आपका अब क्या आएगा भैया, 2 ही आ जाएगा। 2 की 1 से होगी तो ओनली 2 आ गया, तो आपने यहाँ पे लिखा -2। अब आप ये देखें, मान लो ये माइनस या प्लस करके कुछ भी अगर आप यहाँ पे लिखो, पहले माइनस लिख रहा हूँ कि माइनस का आप प्लस ही बना सकते हैं, प्लस का आना और माइनस भी रहेगा। तो आई की आप के से कर रहे हैं, आई की के से, तो क्लॉकवाइज में तो जा नहीं सकते हम आई के साथ के, तो आई की के से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आई की के से जाएंगे तो क्या बचा हमारे पास, जे, और जो एंटी क्लॉकवाइज मिला तो इसलिए माइनस का जे आ गया आपका, ये लाइक दिस, ठीक है? ओके, अब इसके बाद बचा भैया जे वाला कंसेप्ट। तो अगर हम जे वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो जे की हम कर रहे हैं आई से। अब यहाँ पे इसके बाद 1 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या आ गया भैया, मैंने लिख लिया चलो माइनस करके 3, क्योंकि माइनस का प्लस ही बना सकते हो। जे की आई, जे से कहाँ जा रहा हूँ मैं, आई, उल्टा जा रहा हूँ ना, जे से आई जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो क्या माइनस का क्या आएगा, तो माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया था, के कैप मैंने यहाँ पर शो कर दिया। समझ आ रही बात? अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसके बाद में आई की जे से कर दी, जे की आई से कर दी, अब जे की जे से कर रहे हो भाई, ये भी जे, ये भी जे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0, तो ये फिर से आप 0 लगा सकते हो यहाँ पे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जे की के से करोगे, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो मैं यहाँ पे जे की के से कर रहा हूँ, जे की के से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ तो वैल्यू प्लस की आएगी, तो प्लस का लिया मैंने 1, और क्या बचा हुआ आई, तो आई आ गया मेरा, ये आ गया आई कैप। समझ आ रही बात, ये मेरा आई कैप आ गया।
अब इसके बाद भाई के वाला टर्म रह गया। अब के की भाई 3 से करूँगा, 1 यहाँ पे है, ये 3 है तो माइनस का, चलो मैंने 3 लिख दिया। के से कहाँ जा रहा हूँ मैं, आई, के से आई, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगा, अरे के से आई, ओके क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी के से आई हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज जा रहा है भाई। क्लॉकवाइज जब जा रहा है तो इसको आप लोग देखो, अगर आप वैसे भी करना चाहें, अगर मैं आपको शो करना चाहूँ यहाँ पे आई जे और के, अब आप के से आई जा रहा है, यहाँ से के से आई जा रहा है, फिर यहाँ लिखते हैं तो क्लॉकवाइज जा रहा हो ना आप, क्लॉकवाइज जा रहा हो तो भाई ये जे आएगा। ये जे कैसा है, पॉजिटिव साइन के साथ है, पर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अरे आप अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका माइनस, यहाँ पे ए प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आएगा ना, और के की आई से वो प्लस का आएगा आपका जे, तो यहाँ पर माइनस का जे कैप है ना, लाइक दिस, माइनस का जे कैप, माइनस जे कैप। अब के की जे से करोगे तो के की जे से, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया भैया, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस, ठीक है। अगर आप मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपका ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 1 से कर रहा है भाई, के की जे, उल्टा जा रहे हो आप, उल्टा जा रहे हो कि नहीं, तो आपका उल्टा जा रहा है, माइनस माइनस, यहाँ पर तो प्लस हो ही गया ये भाई, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पर वो जो के की जे से जाके उल्टा जा रहे हैं हम, ये के की जे से जा रहे हैं, ओके के से जे जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी आई कैप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का आई कैप, ये आप लिख देंगे माइनस का आई कैप, ठीक है। सो ये जो वैल्यू हुई हमारी टोटल मिला के, अगर आप अब लास्ट में हमारा क्या बचा, अब अगर आप देखें ये लास्ट में बचा है, ये लाइक दिस, तो ये तो भैया केस की ऐसे वैल्यू 0 हो जाएगी, खुद ही सोचो आप, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इन के की वैल्यू की जगह 0 लिख देंगे, दैट्स इट, काम खत्म। तो यहाँ पर हो गया आपका 0 माइनस का कितना हो जाए 2 के कैप। अब के वाले कितने हो रहे हैं, आपको सोचो के वाले कितने हो रहे हैं, एक तो ये माइनस का के कैप है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये माइनस का 3 के कैप, माइनस का कितना हो गया 5 के कैप, माइनस का 5 के कैप, माइनस के 2 जे कैप ये, माइनस के 3 जे कैप ये, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, बड़े प्लस ही होंगे 5 जे कैप। अब आई वाला एक ये है, एक ये है, ये इससे खत्म हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आ गया आपका आंसर। पर इसके आंसर में देखो क्या, इसके आंसर में स्केलर क्वांटिटी है, क्या इसके क्या डायरेक्शन के साथ में आया आंसर, ऑब्वियसली डायरेक्शन के साथ आया। क्यों आया डायरेक्शन के साथ, क्योंकि ये वेक्टर रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे ही इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जब भी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वेक्टर रिजल्ट मिलेगा। और एक बात जो मैंने आपको बताई है कि कहीं पे भी अगर आप 2 वेक्टर प्रोडक्ट को अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो आप वहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया। एक वन लास्ट थिंग यू मस्ट नो अबाउट इट, जाते जाते आप वो भी सीख लीजिएगा कि अगर कहीं पे एक वेक्टर क्वांटिटी दे दी इस टाइप से जा रही है, मान लो एट एन एंगल थीटा, ये मान लो हमारा कोई वेलोसिटी है और जो इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे करके थीटा एंगल, तो इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं क्योंकि ये प्लेन में जा रहा है, ये एक्स में भी चल रहा है, इस एक्स में चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ का कितना मैग्नीट्यूड इधर जाएगा, तो बात ध्यान रखिएगा कितना मैग्नीट्यूड इधर जाएगा, तो जो थीटा वाली साइड होती है, जो ये थीटा वाली साइड है, मतलब ये वाली साइड, इधर आ जाता है आपको क्या बी कोस थीटा और इधर आ जाता है क्या बी साइन थीटा। ऐसा क्यों हो जाता है मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे मैं कोस थीटा लूँगा तो क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बी, और मैं बेस निकालूँ तो कितना हो जाएगा बी कोस थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो साइन थीटा लूँगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर कोई फोर्स अगर इधर लग रहा है और यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है, अगर मान लो मैंने कह दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ कोस 30 और इधर आ जाएगा एफ साइन 30, ठीक है, ये एफ साइन 30। तो ये थी कंप्लीट वीडियो किसके बारे में, हमने जो आज का टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करे हैं, उन टॉपिकों में जो हमारा शामिल है वो है आपका क्या क्या कंसेप्ट मैंने आपको आज कंप्लीट कराए हैं। आई होप आप अच्छे से, अगर आपको बार बार आप वीडियो को देखें, अगर आपको आप पोज करके उन चीज़ों को सोल्व करें, नोट्स बनाएं अपने। तो आज जो हमने बात करी है वो पहली बात हमारी किसकी थी, वेक्टर के बारे में। हम पहले जो सबसे पहले हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन पढ़ा, जो फर्स्ट थिंग जो हमने निकाली है डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या उसका यूज़ है, क्या रूल्स हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, सारे बेस से लेकर एडवांस सब हमने क्लियर करे। दूसरा चीज़ जो हमने बात करी है वो हमने बात करी है इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इंटीग्रेशन हमने सारी चीज़ें आपके जो क्लास 12 के लिए जो इंटीग्रेशन आपको नेसेसरी है वो सारी बात हो गई है। तीसरी बात जो हमने बात करी है वो बात करी है वेक्टर के लिए। तो ये वेक्टर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे बिहेव करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कैसे बिहेव करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी डायरेक्शन में शो करता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। सो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे, कहीं से भी आपको कुछ सीखना मिले, तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।